इस ग्राउंड में यदि आप बेन स्टोक और जो रूट के नंबर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया का टाटा बाय बाय हो चुका है। अगर आज इंग्लैंड जीतती है तो सीरीज इंडिया ऑलरेडी हार जाएगी। इस ग्राउंड में इंडिया 90 साल से खेल रहा है, लेकिन इंडिया ने मिला जुलाकर कितने मैच जीते हैं? 0। अब तो जो रूट भी फॉर्म में आ गए हैं और अगर इस ग्राउंड में वो चल गए तो सोच लो फिर। उस तरफ से सब फिट हो गए और इंडिया की तरफ से 3 खिलाड़ी तो इंजर्ड ही हो चुके हैं। देखिए 23 जुलाई से मतलब आज से इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच खेला जाना है और इस मैच की इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मैच मैनचेस्टर के ग्राउंड में खेला जाना है। अब देखिए इंग्लैंड ऑलरेडी 2-1 से आगे चल रहा है और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे मैच होना है, ये ग्राउंड खुद में एक ऐतिहासिक है। इंडिया के लिए ग्राउंड कभी अच्छा नहीं रहा है और अभी के टाइम में इस ग्राउंड के अंदर जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं उनके भी स्टैट बहुत अच्छे हैं। आप अगर इनके स्टैट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लैंड ये मैच आसानी से जीत जाएगी और अगर इंग्लैंड ये मैच जीती है तो ये सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगी, इसलिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। और कमाल बात यह है कि इंडिया अगर उलटफेर कर दे और ये मैच जीत जाए तो 2-2 की बराबरी हो जाएगी। मतलब ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। इस मैच को चाहे इंग्लैंड जीते या फिर इंडिया, जो भी इस मैच को जीतेगा ये मैच डिसाइड करेगा कि लास्ट मैच कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है, इसलिए ये मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सवाल है ये कि क्या इंग्लैंड इस मैच को जीत के सीरीज अपने नाम कर लेगी? क्या आज इंग्लैंड इंडिया को हरा देगी? इस टेस्ट मैच की स्टार्टिंग में ये बरट ले लेगी? आइए इसको समझने के लिए हम इंग्लैंड की स्क्वाड देखते हैं और इनके नंबर देखते हैं इस ग्राउंड के अंदर। इंग्लैंड की तरफ से ओपन करने के लिए जैक क्रॉले और बेन डकेट ही आने वाले हैं। एंड क्रॉले इज एन इशू। क्रॉले बहुत बड़ा इशू बन चुके हैं इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि लगातार ये रन ही नहीं बना पा रहे। पिछली 6 इनिंग में सिर्फ एक 85 मार पाए हैं। पहले मैच की सेकेंड इनिंग में वो 65 रन की इनिंग क्रॉले की अगर आप हटा देंगे तो क्रॉले बहुत ही बेकार तरीके से फ्लॉप हुए हैं। दिक्कत ये नहीं है कि इस सीरीज में फ्लॉप हुए हैं, दिक्कत वाली बात है कि अभी तक ओवरऑल भी ये फ्लॉप ही रहे हैं। 57 टेस्ट मैच ये खेल चुके हैं, इसके बाद भी इनके 3151 रन बसे और इनका एवरेज भी 30 के अराउंड है। ये काफी ज्यादा डिसेंट नंबर है और इस नंबर के साथ ये इंडिया के सामने कभी डोमिनेट कर ही नहीं सकते। बट एक्चुअली में दिक्कत ये है इंडिया के लिए कि इस ग्राउंड के अंदर जैक क्रॉले एकदम बीस्ट बन जाते हैं। अभी तक इस ग्राउंड के अंदर मैनचेस्टर में जहां ये मैच खेला जाना है, यहाँ पे जैक क्रॉले ने 3 मैच खेले हैं। 4 इनिंग के अंदर इनकी बैटिंग आई है। 4 इनिंग में मिला जुलाकर इन्होंने बनाए हैं 238 रन। इनका जो एवरेज है 59.40 का है। देखिए इनका ओवरऑल एवरेज भले ही 30 का है, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर इनका 60 के लगभग एवरेज है और इसीलिए इंग्लैंड टीम इनको ड्रॉप नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये कहीं चले या ना चले, लेकिन मैनचेस्टर में ये चल सकते हैं। कमाल बात है इनके जो नंबर है बिल्कुल रिसेंट है, अभी आए थे 2024-2023 के अंदर। ऐसे में ये ग्राउंड इनको काफी ज्यादा भाता है और इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात यही है कि अगर ये चल जाते हैं तो इंग्लैंड ऑलरेडी एज में है और इंग्लैंड फिर और लीड कर जाएगी और ये मुकाबला इंग्लैंड जीत जाएगी। बट अगर ये नहीं भी चलते तो इनके साथ ही ओपन में आते हैं बेन डकेट। एंड बेन डकेट आपको पता है इस सीरीज में लगातार रन बनाते जा रहे हैं। ओवरऑल भी बेन डकेट के बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लास्ट मैच में बेन डकेट 2312 रन बना पाए थे, लेकिन इससे पहले लगातार रन बनाते जा रहे थे। पहले मैच में तो इन्होंने 149 की एक नॉक भी खेली थी और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ऐसे में इंडिया के सामने अगेन परफॉर्म कर सकते हैं। पिछले 3 मैच में इन्होंने काफी सारे रन बना दिए और ओवरऑल टेस्ट एवरेज भी अगर आप इनका देखेंगे तो 42 के लगभग है वो। एंड एक्चुअली में ये बैट बॉल गेम ही खेलते हैं, हमेशा ही जीतने के लिए जाते हैं। ऐसे में बेन डकेट के ऊपर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि जैक क्रॉले तो लगातार फ्लॉप होते आए हैं, लेकिन बेन डकेट ने लगातार परफॉर्म करके दिखाया और ये अपनी लय में ही बैटिंग करते हैं। 608 रन के चेस तक में 15 बॉल में 25 बना चुके थे, वहां भी ये चेस करने जा रहे थे। ऐसे में सबकी नजर बेन डकेट पे रहेगी ही रहेगी। लेकिन बेन डकेट के बाद एक ऐसा बैट्समैन आता है जिसको रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि वो चोक कर सकता है और लगातार करते आ रहा है और उसका नाम है ऑली पॉप। देखिए ऑली पॉप इस सीरीज के पहले मैच में जो हेडिंग्ले कार्नेगी में खेला गया था, वहां पे पहली इनिंग के अंदर 106 रन मार चुके थे। सबको लग रहा था पूरी सीरीज में टॉप स्कोरर की लिस्ट में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये लगातार 5 इनिंग में एक 50 नहीं मार पाए। अब ऐसे में इंग्लैंड चाहेगा कि इसकी जगह वो बैथेल को खिला ले, क्योंकि बैथेल काफी अच्छी फॉर्म में थे। अगर ऑली पॉप को ही खिलाएंगे और वो फिर से फ्लॉप हो जाएंगे तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। इवन ऑली पॉप एक लौते ऐसे खिलाड़ी है जिनके नंबर मैनचेस्टर में भी बहुत बेकार है। मैनचेस्टर के अंदर भी ऑली पॉप ने 5 मैच खेले हैं। 8 इनिंग के अंदर इनकी बैटिंग आई है, इसके बाद भी ये 214 रन बस बना पाए हैं। इनका एवरेज 30.57 का ही है। ऐसे में हो सकता है कि इंग्लैंड इनको रिप्लेस करके बैथेल को डाल दे, लेकिन अगर वो उनको नहीं भी डालती है तो भी ऑली पॉप यहाँ पर रह सकते हैं। और ऑली पॉप तक दिक्कत समझ में आती है इंग्लैंड की टीम में, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डाउन ये बैटिंग करने आते हैं और ये लगातार चोक कर जाते हैं। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड की टीम की बैटिंग बहुत ज्यादा बीस्ट है। इवन इस ग्राउंड में तो ये और भी ज्यादा बीस्ट बन जाती है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑली पॉप के बाद जो बैटिंग करने आते हैं वो है जो रूट। पहले 4 इनिंग में जो रूट फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में फॉर्म में आए और इस तरीके
तरीके से फॉर्म में आए कि लॉर्ड के अंदर जहां पे रन नहीं बन रहे थे वहां पहली इनिंग में 104 रन, सेकेंड इनिंग में 40 रन बना देते हैं जो रूट। लास्ट मैच अगर इंग्लैंड जीती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो रूट का है। पूरी इंग्लैंड की टीम वहां जो रूट के जैसे बैटिंग कर रही थी। बैक बॉल को छोड़ के सब जो रूट की स्ट्रेटेजी अपना रहे थे कि आराम से खेलो, बाहर की बॉल छोड़ दो, और जो रूट इसमें लगातार सफल रहे। दोनों इनिंग में इन्होंने रन बनाए इंग्लैंड के लिए और सबसे ज्यादा बनाए। अभी के टाइम में अकेले ऐसे एक्टिव प्लेयर हैं जिनके 13,000 से ज्यादा रन है। ऐसे में सबकी नजर तो इन पे हमेशा रहती है, लेकिन इस ग्राउंड के अंदर सबकी नजर इन पे ज्यादा रहने वाली है क्योंकि मैनचेस्टर के नंबर इनको सूट करते हैं। मैनचेस्टर में जो रूट ने 11 टेस्ट मैच खेले, 19 इनिंग के अंदर इनकी बैटिंग आई है। इन्होंने 978 रन बना दिए इतने कम मैचों में। लिटरली इस ग्राउंड के अंदर इनका जो एवरेज है 65.20 का है। एंड इतना ही नहीं है, जो रूट का पहले जो हाईएस्ट स्कोर था 254 यहाँ पे ही आया था, वो 2016 के अराउंड। अभी के टाइम में तो इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पाकिस्तान जाके इन्होंने पाकिस्तान के सामने 262 रन मार दिए, तो अभी इनका ये हाईएस्ट बन गया है। लेकिन इससे पहले इनका 254 हाईएस्ट स्कोर था और ये मैनचेस्टर पे ही आया था। इसका मतलब मैनचेस्टर एक ऐसी पिच जहाँ पे बॉल मूव होती है, यहाँ पे जो रूट काफी बढ़िया बैटिंग करते हैं। बट जो रूट तो इस ग्राउंड में बैटिंग करते हैं, लेकिन जो रूट के साथ ही हैरी ब्रूक हर ग्राउंड में बैटिंग करना जानते हैं। ठीक है, हैरी ब्रूक ने मैनचेस्टर में ऐसे मैचेस तो नहीं खेले हैं, लेकिन हैरी ब्रूक का ओवरऑल टेस्ट एवरेज 59.50 का है। हैरी ब्रूक इस सीरीज में लगातार रन बनाते आ रहे हैं। पहली मैच में 99 की वो इनिंग, इसके बाद वो सेंचुरी भी मार चुके हैं। कमाल बात यह है कि हैरी ब्रूक अभी के टाइम में आईसीसी में टेस्ट नंबर 1 रैंकिंग होल्ड किए हुए हैं। ऐसे में काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। इवन मैनचेस्टर में इन्होंने बहुत कम मैच खेले, इसके बाद भी इनका एवरेज वहां पे भी 50 का है। मतलब ये कहीं कम मैच खेले हैं या ज्यादा मैच खेले हैं, हर जगह 50 के ज्यादा एवरेज से बैटिंग करते जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर हैरी ब्रूक पर रहने वाली है कि हैरी ब्रूक कैसी बैटिंग करेंगे। और कमाल बात यही है कि इंग्लैंड की बैटिंग ओपनिंग में भले आपको कमजोर नजर आए, क्रॉले, ओली पॉप भले रन न बना पाए, लेकिन उसके बाद इनकी बैटिंग और मजबूत होती जाती है। जो रूट आते हैं, जो बिल्कुल रूट है, टीम की जड़ है, इसके बाद हैरी ब्रूक आ जाते हैं, और हैरी ब्रूक नहीं चले तो जैमी स्मिथ। करंट टाइम पे इंग्लैंड की टीम में कोई बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है तो वो जैमी स्मिथ है। 13 मैच के अंदर स्मिथ ने 1056 रन बना दिए। इनका एवरेज 55 से ज्यादा का है। देखिए, इंग्लैंड ऐसी टीम है जिसके बैट्समैन लगातार 50 के ज्यादा के एवरेज से रन बनाते हैं। जो रूट का एवरेज जहां 50 से ज्यादा का है, वहीं हैरी ब्रूक का 60 के लगभग है, लेकिन जैमी स्मिथ भी यहाँ बीच में आ गए। इनका एवरेज 55 से ज्यादा है और इस सीरीज में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया है। जैमी स्मिथ ने सीरीज में 3 मैच में बैटिंग की है। 3 मैच के अंदर 415 रन इन्होंने बना दिए और इनका जो एवरेज है 103.75 का है। अब आप सोचिए कि इन्होंने एक इनिंग तो ऐसी खेली थी जहां पे 184 रन बना चुके थे और ये नाबाद थे। ऐसे में जैमी स्मिथ के ऊपर भी सबकी नजर होगी। लगातार रन बनाते हैं और इंग्लैंड की टीम को बहुत बढ़िया बैटिंग देते हैं डीप में। बट खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि ये बैट्समैनों तक बात थी। अभी ऑलराउंडर की जब एंट्री होगी तो और भी ज्यादा खतरनाक है, और इसमें सबसे पहला नाम बेन स्टोक्स का आएगा। बेन स्टोक्स लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे। लगातार ये रन भी बना रहे थे और विकेट भी लेके जा रहे थे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि ये रन बना रहे थे, विकेट ले रहे थे, क्योंकि वहां पे इन्होंने 50 वगैरह नहीं मारी, पंजा नहीं खोला। लेकिन मैनचेस्टर के अंदर ये लगातार रन बनाते हैं और विकेट भी लेके जाते हैं। देखिए, मैनचेस्टर के अंदर बेन स्टोक्स ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, 579 रन बनाए हैं। इनका एवरेज 52.63 का है और 11 विकेट भी लिए हैं। ऐसे में इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात है कि इंग्लैंड की टीम में भी बैट्समैन तो है ही, साथ में बेन स्टोक्स भी यहाँ रन बनाते हैं। एंड इस पूरी पैक्ड बैटिंग के साथ इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है और ऐसा लगता है कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीत सकती है, और सबको लग रहा है कि हाँ भाई ये जीत सकती है। एंड पता है, इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि ये सारे बैट्समैन बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, क्योंकि इंडिया सबके लिए प्रिपेयर करके आती है। नेट में लगातार बुमराह, सिराज प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से इन सारे बैट्समैनों को आउट करना है। लेकिन दिक्कत ये है इंडिया के लिए कि ये बैट्समैन नहीं, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया बैट्समैन आता है और वो रन बना जाता है। सेकेंड मैच के अंदर जो इंडिया जीत गई थी, वहां पे जैमी स्मिथ के लिए इंडिया कभी प्रिपेयर नहीं करके आई होगी, लेकिन जैमी स्मिथ आते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और अकेले दम पे वहां पे इंग्लैंड को लीड कराते हैं। 184 रन की इनिंग खेल देते हैं। अभी लास्ट मैच जो हुआ, थर्ड मैच जो लॉर्ड में खेला जा रहा था, वहां पे भी हमने देखा कि इंडिया जैमी स्मिथ के लिए प्रिपेयर करके आई। जैमी स्मिथ को इन्होंने 51 में आउट भी कर दिया। बट कर्स आ गए, जो एक बॉलर है जो आज तक 50 रन नहीं मारे थे, वो यहाँ आके 56 रन मार जाते हैं। तो इंडिया के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि इंग्लैंड से कौन बैट्समैन चलेगा। बॉलर भी इनका बैटिंग कर सकता है, कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। एंड ओवरऑल ये 6-7 बैट्समैनों के बाद इंग्लैंड के बॉलर तो वही होने वाले हैं। आर्चर रहेंगे, कर्स रहेंगे, वोक्स रहेंगे और इनके साथ शोएब बशीर रहेंगे। बट सवाल यही है कि क्या इंग्लैंड की ये पैक्ड बैटिंग और पैक्ड बॉलिंग इंडिया को हरा देगी। देखिए, अगर आप ऑन पेपर बात करें तो इंग्लैंड एक्चुअली में बहुत आगे है इंडिया से इस ग्राउंड के अंदर। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैनचेस्टर ये जो ग्राउंड है खुद में एक इतिहास है।
1936 से लेकर इंडिया यहाँ पे मैचेस खेल रही है, मतलब 90 साल से इंडिया यहाँ खेल रही है। 90 साल में मिला जुलाकर इंडिया ने यहाँ पे 9 टेस्ट मैच खेले और 9 में से इंडिया ने कितने मैच जीते हैं? 0। इस ग्राउंड के अंदर इंग्लैंड ने 4 मैच जीते हैं, 5 मैच इंडिया ने ड्रॉ तो करा दिए, लेकिन 1 मैच भी इंडिया जीत नहीं पाई है। साथ में इस ग्राउंड के अंदर जहाँ पे बॉल मूव होती है वहां पे बेन डकेट को, जो रूट को और लिटरली बेन स्टोक्स को आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। इन तीनों का एवरेज इस ग्राउंड के अंदर 50 से ज्यादा का है। साथ में जो रूट को अगर आप देखेंगे तो उनका तो एवरेज 65 से ज्यादा का है। एंड दिक्कत यहाँ तक नहीं टलती, दिक्कत आती है बाद में जब हैरी ब्रूक बैटिंग करने आते हैं, क्योंकि हैरी ब्रूक भी इस ग्राउंड में 50 के एवरेज से रन बनाते हैं। देखिए हैरी ब्रूक जब आईपीएल में आए थे तब लोग इनको जानना स्टार्ट किए थे, वहां पे 12 करोड़ रुपए के पहले आईपीएल में बिके थे। बाद में 6 करोड़ के भी बिके, 4 करोड़ के भी बिके, लेकिन लगातार ये आईपीएल में फ्लॉप रहे। हालत ये हो गई कि इन्होंने आईपीएल से विड्रॉल कर दिया, बाद में आईपीएल से बैन तक हो गए। लेकिन ये आईपीएल से बैन इसलिए हुआ, इन्होंने विड्रॉल इसलिए किया क्योंकि टेस्ट में फोकस करना चाहते थे, और टेस्ट में अभी ये इतना फोकस कर चुके हैं कि इनका टेस्ट का एवरेज 60 हो गया है भाई। ऐसे में इस ग्राउंड के अंदर इनका एवरेज 50 का है, और क्या पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ग्राउंड में ये रन बनाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट मैच में ये रन नहीं बना के आए और अभी तक इनका करियर जब से स्टार्ट हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मैच में फ्लॉप होने के बाद ये दूसरे मैच में रन ना बनाते हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत हैरी ब्रूक भी होने वाले हैं इस ग्राउंड के अंदर। साथ में आर्चर भी कमबैक कर चुके हैं और लास्ट मैच में 5 विकेट लेके गए थे। लॉर्ड की पिच जहां पे बॉल मूव होती थी, आर्चर 5 विकेट ले गए, यहाँ पे तो इनकी बॉल और ज्यादा मूव होगी। ऐसे में इंग्लैंड की टीम एक्सपीरियंस वाइज, हिस्ट्री वाइज, ऑन पेपर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। सबको देखने में ऐसा ही नजर आता है कि इंग्लैंड ये मैच काफी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन ये ऑन पेपर की बात है। अगर आप ऑफ पेपर देखने जाएंगे तो एक्चुअली में इंडिया मैच जीत सकती है। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑन फील्ड अगर आप देखेंगे तो इससे काफी ज्यादा कमाल के रिकॉर्ड तो बर्मिंघम में थे, लेकिन वहां पे इंडिया ने कैसा मैच जीता। बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड के रिकॉर्ड एक तरफा थे, लेकिन वहां पे इंडिया ने जब उनको हरा दिया तो ये तो मैनचेस्टर है भाई। ऐसे में इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। अगर इंडिया ये मैच जीतेगी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज हो जाएगी, क्योंकि 2-2 की बराबरी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है, एक्चुअली में मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिया ये मैच जीत सकती है, क्योंकि इंडिया वहीं पे मैच जीतती है जहां पे कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। तो इंडिया ये मैच जीत सकती है। अगर ये मैच ड्रॉ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी और लास्ट मैच तक सीरीज जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? क्या इंडिया इस मैच को जीत पाएगी या फिर इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी और सीरीज में ऑलरेडी विन कर जाएगी पूरी सीरीज? जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इंडियन स्क्वाड की ये वीडियो देखिए। मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।